सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको टर्म्स हैं एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। इनको समझते हैं। देखो एटॉमिक मास जो है, सबसे पहले लेते हैं एटॉमिक मास को। एटॉमिक मास आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। ठीक है, ये 11th में भी और 12th में भी। ठीक है, फर्स्ट 30 तक के याद कर लो अच्छी तरह से। इस साइड पे दिए हुए हैं आपको, इधर से आप लर्न कर सकते हैं इनको। देखो एटॉमिक मास है क्या चीज। देखो ये एटम के मास की मेजरमेंट है। मींस जैसे हमारे पास जो एलिमेंट्स है, हमारे पास 118 एलिमेंट्स, उन सभी को मेजर किया गया है कि उनका कितना मास है। अब इनको मेजर किस टर्म में किया गया है। देखो हमारे पास हर एक क्वांटिटी को, हर एक मैटर को मेजर करने का तरीका होता है। जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो, है ना, कोई भी चीज खरीदते हो, सपोज करो आप चीनी खरीदते हो, शुगर खरीदते हो, तो आप जब बाजार में जाते हो, आजकल तो पैकेट में आती है, मगर आपको कहीं पे इसको मेजर करके भी देते हैं वो। तो मेजर करने के लिए क्या करता है, वो एक स्टैंडर्ड वेट रखता है, उसके कंपैरिजन में करके आपको दे देता है। अगर वो स्टैंडर्ड वेट जो आपका है, अगर वो बोलता है ये 1 kg का है, अगर शुगर का वेट इसके बराबर होगा तो ये बोल देगा कि ये 1 kg शुगर होगी। अगर इससे डबल होगा तो 2 kg, 3 kg, 4 kg। तो वेट मेजरमेंट के लिए क्या किया उसने, एक वेट रखा हुआ किसी को, है ना, जो स्टैंडर्डाइज्ड वेट है उसको रखा हुआ, उसके कंपैरिजन में आपको उसका वेट करके दे देता। आप कोई भी चीज खरीदो, शुगर खरीदो, कोई भी एनीथिंग एल्स, ठीक है, जिसकी मेजरमेंट करते हो। ये हो गया कि नॉर्मल हम कैसे मेजर कर रहे हैं। अब एटम्स जो हैं, एटम्स बहुत छोटे हैं, ठीक है, और इनकी मेजरमेंट कैसे की गई है, इनके लिए स्टैंडर्ड क्या लिया गया है, मतलब इनके मास को मेजर करने के लिए हमने किसके साथ कंपेयर किया हुआ है इनके मास को। देखो जो एटम्स होते हैं, एटम्स का मास मेजर करने के लिए हमने कार्बन 12 को लिया है। कार्बन 12, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। और आपको पता है आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि एक ही एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, मगर उससे मास जो होता है वो अलग अलग होता है। मास मींस मास किसकी वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। तो उसमें न्यूट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन वेरी करते हैं। जैसे कार्बन है जो है, कार्बन के आइसोटोप्स हैं, जैसे कार्बन 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, ठीक है ना। तो इसमें सब में डिफरेंस किसका है, उनके मास का डिफरेंस है, उसमें एटॉमिक नंबर सेम है। तो ये आइसोटोप्स हो गए। तो हमने कार्बन 12 आइसोटोप को लिया है, मतलब कार्बन का वो एटम जिसका मास नंबर कितना है, 12 है, उस कार्बन 12 को लिया है। और इस कार्बन 12 का 1/12 पोर्शन लिया हमने, मतलब इसके 12 हिस्से किए और उस 12 हिस्से में से एक हिस्सा लिया और उसको रख लिया हमने स्टैंडर्ड। ये कार्बन का 1/12 हिस्सा है। कौन से, कार्बन 12 का, कार्बन 12 का 1/12 हिस्सा। इसके रेफरेंस से हमने सारे एटम्स को मेजर किया हुआ है, सारे एटम, सारे एलिमेंट्स को, हाइड्रोजन को, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सभी को हमने कार्बन 12 आइसोटोप्स के 1/12 मास के हिसाब से मेजर किया हुआ। जिस एटम का मास इसके बराबर आएगा उसको हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। जैसे आपको शुगर को मेजर करने के लिए उसने एक वेट डाला था, वैसे ही एटम के मास को मेजर करने के लिए हमने क्या लिया हुआ, इसको लिया हुआ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। इसके कंपैरिजन में सभी एटम्स को मेजर किया गया है, ठीक है, जिसका इस पूरे पोर्शन को हमने 1 एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया। अगर कोई किसी भी एटम का वेट जो मास है वो इसके बराबर आएगा तो उसको 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे, और इसे डबल होगा तो 2 एटॉमिक मास यूनिट बोलेंगे, 3 होगा, 3 टाइम्स होगा तो 3 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो जो भी आपने एटॉमिक मास आपको इधर दिए हुए हैं, ये सारे के सारे विद रेफरेंस टू कार्बन 12 का 1/12 मास के हिसाब से, बस समझे।
अब ना तो ये ग्राम में है, ना तो ये ग्राम में है, ना केजी में है, ये किसी में नहीं है, सिर्फ ये किसके कंपैरिजन में। देखो मेजर करने के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी रेफरेंस ले सकते हैं। जैसे पहले वेट को मेजर करने के लिए हर जगह पे रीजन वाइज अलग अलग मेजरमेंट टर्म्स थी, ठीक है ना। आप स्टैंडर्डाइज कर लिए क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से बाहर भी आपको सेम स्टैंडर्ड यूज करने पड़ते हैं। तो अब जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं 1 kg का स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे अगर 1 kg है तो अगर बाहर फॉरेन में भी जाओगे वो भी 1 kg रहेगा, ठीक है। तो मेजर करने के लिए उसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, मगर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, अपने घर के लिए यूज कर सकते हो, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ मेजरमेंट की टर्म यूज कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे ही 1/12 कार्बन 12 आइसोटोप्स को हमने लिया है इसके कंपैरिजन में, तो इन सभी एटम्स को मेजर कर दिया हमने। अब वो बोलोगे एटम्स का मास ग्राम्स में कैसे निकालेंगे, फिर वो मिलती है कंसेप्ट में, मोल कंसेप्ट में, वो हमने पढ़ा हुआ है। मोल कंसेप्ट में जाके वो वाली वीडियो देख लो, कैसे किसी एटम को मेजर कर सकते हैं हम इन ग्राम्स में, ठीक है। अब ये हो गया आपको एटॉमिक मास का कंसेप्ट, कि सारे के सारे एटम्स को हमने मेजर किया है विद रेफरेंस टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 सिंपल। और ये सारे के सारे आपने याद कर लेने। अब नेक्स्ट हम लेते हैं एवरेज एटॉमिक मास को। देखो नेक्स्ट टर्म है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या है, देखो एवरेज एटॉमिक मास इसको हम समझते हैं, जैसे सपोज करो मैं एक एलिमेंट लेता हूं, जैसे सपोज करो क्लोरीन ले लेता हूं। मैंने बोला कि मैंने एक गिवन अमाउंट ऑफ क्लोरीन लिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर आपको आइसोटोप्स का कंसेप्ट पता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं कि एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट्स के एटम्स जो मास में डिफर करते हैं, मास में डिफर करते हैं। और क्लोरीन जो है इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। मींस क्लोरीन के एटम्स जिनका मास नंबर 35 है, मींस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर मिला के कितना है 35, और क्लोरीन ऐसे एटम्स जिनका मास नंबर 37 है। अब देखो जब हम क्लोरीन का गिवन अमाउंट लेंगे उसमें ये 35 वाले भी एटम्स जाएंगे और 37 वाले एटम्स भी जाएंगे। तो अब हम होली सोली ना तो इनको 35 वाला कंसीडर कर सकते हैं ना 37 वाला कंसीडर कर सकते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि जो क्लोरीन के 35 आइसोटोप है ये कितने परसेंट प्रेजेंट था और 37 वाला कितने परसेंट प्रेजेंट है। उसी परसेंटेज के हिसाब से ये आपको यहां पे मास देगा, बात समझे। तो 35 और आइसोटोप्स की जो परसेंटेज कंपोजिशन है, मींस नेचुरल अबंडेंस, नेचर में वो कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम गिवन अमाउंट ऑफ क्लोरीन लेंगे तो उसमें कितने परसेंट क्लोरीन 35 होगा और कितने परसेंट उसमें क्लोरीन 37 होगा, उसी के हिसाब से फिर उसका मास डिटरमाइन होगा, बात समझे। तो इसी हिसाब से कंसेप्ट आता है फिर आपका एवरेज एटॉमिक मास। हम क्या करते हैं, एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का बताने के लिए, किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास बताने के लिए हम क्या करते हैं कि जो उनके सारे आइसोटोप्स हैं उन आइसोटोप्स की नेचुरल अबंडेंस देखते हैं। नेचुरल अबंडेंस मतलब नेचुरली वो कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे क्लोरीन अगर पूरी 100% बोल देते हैं हम, 100% में 35 कितने परसेंट है और 37 कितने परसेंट है, उस हिसाब से दोनों का एवरेज करके फिर जो एटॉमिक मास आएगा उसको हम बोलेंगे एवरेज एटॉमिक मास, बस समझे। ये हो गया आपके पास एवरेज एटॉमिक मास। अब हम देखते हैं ऐसे क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास कितना है। देखो जब भी आप क्लोरीन एलिमेंट लोगे ना तो आप उसका एटॉमिक मास 35 लेते हो ना उसका 37 लेते हो, आप इन बिटवीन लेते हो, 35.5 लेते हो, 35.5 लेते हो। वो क्यों लेते हैं, वही चीज है, वो कंसेप्ट आ जाता है कि इनके आइसोटोप्स की वजह से, ठीक है।
अब देखते हैं क्लोरीन 35 जो है ये नेचुरली कितने परसेंटेज है इसकी नेचर में, नेचुरल अबंडेंस जो है क्लोरीन की वो है 75.77। ये किसकी है? क्लोरीन 35 की। और जो क्लोरीन 37 है उसकी नेचुरल अबंडेंस है 24.23%। इतने परसेंटेज में अगर मतलब 100% लोगे आप क्लोरीन को, मीन्स आपके पास प्योर क्लोरीन पड़ी हुई है, तो प्योर क्लोरीन में आपको 75.77% जो है क्लोरीन 35 के एटम्स मिलेंगे, मतलब जिनका मास नंबर 35 होगा, और 24.23 मिलेंगे क्लोरीन 37 के। ठीक है, अब आप जब इनका एटॉमिक मास कंसीडर करोगे तो एटॉमिक मास क्या लोगे? 35 वाला लोगे या 37? नहीं, हम एवरेज कर लेंगे। जितना परसेंटेज इसका है उसी के हिसाब से इसके मास की परसेंटेज ले लेंगे, इसके मास की रेशो ले लेंगे, और उतनी ही जितना इसकी नेचुरल अबंडेंस है उतना ही रेशो इसके मास का ले लेंगे, और जो हमारे पास आएगा वो हम कंसीडर कर लेंगे कि ओवरऑल क्लोरीन का मास इतना हो। बस समझे? तो उसको करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास यूनिट ये है 34.96 और क्लोरीन 37 का है 36. इसका एटॉमिक मास यूनिट है 34.96 और इसका है 36.96 एटॉमिक मास यूनिट, मींस विद रेफरेंस टू कार्बन 12 के 1/12 वेट के साथ। इसका मास कितना आएगा? 34.96, इसका आएगा 36.96। ठीक है, अब जब हम क्लोरीन की बात करेंगे तो हम इनका ना इसकी बात करेंगे ना इसकी बात करेंगे, हम इन दोनों का एवरेज ले लेंगे, और वो भी किस हिसाब से लेंगे? इनकी परसेंटेज के हिसाब से रेशो करके। ठीक है, तो ये कितना मास कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल क्लोरीन के लिए? वो करेगा 75.77 अपॉन 100। इतनी इसकी नेचुरल अबंडेंस है, इससे मल्टीप्लाई करोगे इसका मास कितना है? 96। ओके, कितना कंट्रीब्यूट करेगा क्लोरीन 35 ओवरऑल क्लोरीन के लिए, और क्लोरीन 37 कितना करेगा? इसकी नेचुरल अबंडेंस 24.23 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 36.96। बस समझे? इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 26.489। ठीक है, और ये वाला आ जाएगा आपके पास 8.955 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इन दोनों को आप प्लस करोगे तो ओवरऑल आपके पास आएगा 35.44। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हम इसका क्लोरीन का जब भी एटॉमिक मास लेते हैं हम कितना ले लेते हैं? 35.5। आप पता लगा 35.5 क्यों लेते हैं? ना तो हम इसको कंसीडर करते हैं ना तो इसको कंसीडर करते हैं, हम 35.5 क्यों लेते हैं? दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, जब ओवरऑल क्लोरीन की बात करेंगे तो उसमें उनकी नेचुरल अबंडेंस, उनके आइसोटोप्स का बात होगी, तो एवरेज हम करके ले लेते हैं इनके नेचुरल अबंडेंस के हिसाब से। बस समझे? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास 35.5 क्लोरीन के लिए। वैसे कार्बन 12 के लिए है, सॉरी कार्बन एलिमेंट्स के लिए है, क्योंकि कार्बन के आइसोटोप्स क्या है? 12 है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कार्बन 15। ठीक है, तो उसकी आपको नेचुरल अबंडेंस और उनका एटॉमिक मास यूनिट डाल दूंगा, उसके क्वेश्चंस आप निकाल लो। ठीक है, ये बात ठीक है। अब अगली बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर मास की। अगली बात है मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते? देखो, जब आपको एटॉमिक मास पता होंगे और आपको पता है एटम्स के कंबाइन होने पे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो जब मॉलिक्यूलर मास विद अच्छा, ये सारी बात जो भी है एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास, ये सारा हो रहा है विद रेफरेंस टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। ना ये ग्राम में बात की जा रही है ना केजी में, ये सिर्फ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स के हिसाब से बात की जा रही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास मींस किसी मॉलिक्यूल का मास। और मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? जब
दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होते हैं। जैसे वाटर हो गया, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन किया तो ये एक मॉलिक्यूल बन गया। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अब आपको इनके मास बताने, इनके मास सिंपली क्या होंगे, जितना हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा और जितना ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, 2 एटम्स कितना मास कंट्रीब्यूट करेंगे 2, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता था 1, 2 इंटू 1। तो हाइड्रोजन की वजह से इस मॉलिक्यूल का मास कितना है 2, और ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन का एक एटम है और कितना होता है एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16, ये 16 हो जाए। तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 18 एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। मींस दिस इज विद रेफरेंस टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का कितना आ गया 12, और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो ये कितना बन गया 44, क्योंकि एक ऑक्सीजन 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 प्लस 12 कार्बन की वजह से 44, ये 44 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, दिस इज आल्सो विद रेफरेंस टू कार्बन 12 का 1/12 वेट के साथ। ठीक है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास कंसेप्ट कि मॉलिक्यूल्स का मास निकालने के लिए आपको क्या करना है, जितने उनके पास एटम्स हैं उन एटम्स का मास देखो, सभी को सम कर दो उनके मास के, तो वो आ जाएगा आपके पास मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 थे, 2 हाइड्रोजन का मास कितना आ गया 2 यूनिट, 2 एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, यूनिट भी लिखा होगा, वो भी एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर कंसीडर करना। ठीक है, वही मतलब होता है उसका। और ऑक्सीजन 16 into 1 16 18। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास मॉलिक्यूलर मास। ओके।